अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास कंट्रोल में टूल बॉक्स में हमारे दो, एक तो इमेज बॉक्स है, दूसरा हमारे पास पिक्चर बॉक्स है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे इमेज बॉक्स से आ रहा है। जैसे यहाँ पर इमेज है, इसी तरह यहाँ पर कंट्रोल है, पिक्चर बॉक्स, ये है पिक्चर बॉक्स। तो ऑलरेडी हमने एक लाया हुआ, आप जितने चाहो पिक्चर्स आप ला सकते हैं या इमेज भी आप ला सकते हो। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये जो पिक्चर बॉक्स है ये एज ए कंटेनर काम करता है। मतलब इसके अंदर आप बहुत सारे पिक्चर्स को ला सकते हो, और जो पिक्चर्स है आप अपनी जो प्रोग्राम आपने स्टोर किया या बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, वो उसके अंदर मेमोरी भी कंज्यूम करता है। और जो पिक्चर में कोई भी आपने पिक्चर डाली है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा क्रॉपिंग एंड अदर थिंग्स आप उसमें कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपने पिक्चर बॉक्स बनाया, अगर उसके अंदर आप इमेज इंसर्ट करोगे तो जैसा साइज़ आपका पिक्चर बॉक्स का होगा ऑटोमेटिकली वो साइज़ वो पिक्चर अडॉप्ट करेगा। तो पिक्चर बॉक्स की ये खसूसियात है, बेसिक खसूसियात। तो लेकिन इमेज बॉक्स में वो एज ए कंटेनर नहीं होता है, तो उसके अंदर आप इमेज डाल सकते हो बट नॉट ए ग्रुप ऑफ इमेजेस। और ये मेमोरी सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्राम में वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, बिकॉज इट रिमेन्स ऑन द सर्वर्स हार्ड डिस्क। एडिटिंग ऑफ पिक्चर इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, राइट, नॉट पॉसिबल। आप इसको क्रॉप क्रॉप छोटा बड़ा बाकी कुछ नहीं कर सकते इमेज में जो आप डालोगे। सो इसमें ऑटो साइज प्रॉपर्टी नहीं है, आपको खुद से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो इमेज आपने लाई है, इमेज बॉक्स आप लाओगे उसके अंदर उसका साइज़ छोटा बड़ा, तो यूजुअली उसी के हिसाब से जो उसका साइज़ एक्चुअल होगा वही अडॉप्ट ऑटोमेटिकली हो। आप उसको क्रॉप नहीं कर सकते, बाकी ऑटो साइजिंग उसका कोई चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इमेज बॉक्स और पिक्चर बॉक्स में क्या फ़र्क है। तो जब हम विजुअल बेसिक डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑन द राइट साइड वो हैव दिस कॉल्ड सोल्यूशन एक्सप्लोरर, दिस कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इन विजुअल बेसिक इट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अब ये और राइट साइड हमने डॉक किया हुआ है, इसका क्या हमारा यूज़ है। सो डॉक्ड ऑन राइट साइड पूछा गया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इट इज़ ऑन द राइट साइड ऑन योर स्क्रीन जस्ट अंडर द टूल बार। जो हमारा ये टूल बार ऊपर होता है उसके नीचे राइट साइड में डॉक होता है। द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इज शोन एज फिगर में, यहाँ आप देख सकते हो उसकी ये विजुअल बेसिक 6 की फिगर है ये। तो इन्फो सर्व्स एज ए क्विक रेफरेंस टू वेरियस एलिमेंट्स। आप जो भी आपने सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट में भी बनाया, आप क्विकली उसके पास जा सकते, जैसे फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4। और जिस फॉर्म को आप ओपन करना चाहते हैं उसको डबल क्लिक करके इस विंडोज़ प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में आप डबल क्लिक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फॉर्म आ जाएगा। सो इट सर्व्स एज अ क्विक रेफरेंस टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, नेमली अक्सर फॉर्म्स, बहुत सारे जो भी हम अपने सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट में जितने भी फॉर्म्स हम ऐड करते हैं बनाते हैं उनका सबका नाम यहाँ एनलिस्ट होता है। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट जितने भी आप अपने सॉफ्टवेयर जो भी आप ऐड करोगे वो सब के सब लिस्ट आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में डिस्प्ले हो जाएगा। ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट मेक अप द एप्लीकेशंस आर पैक्ड इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है। ए सिंपल प्रोजेक्ट विल टिपिकली कंटेन वन फॉर्म, कम से कम एक फॉर्म होगा, which is a window that is designed as a part of the program प्रोग्राम्स इंटरफेस। तो जब भी कम से कम जो एक फॉर्म होगा, अगर हमने प्रोजेक्ट एक बनाया कम से कम उसमें ये एक फॉर्म, जैसे इट इज़ नेम्ड एज ए फॉर्म 1, तो यहाँ पर फॉर्म 1 ऑटोमेटिकली आता है। सो माई प्रोजेक्ट अब इसका नाम रखा है, उसके अंदर फॉर्म है। तो जितने भी फॉर्म्स हम इसमें डालना चाहते हैं आप उसके आराम से इसके अंदर ऐड फॉर्म कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उस फॉर्म को डबल क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं।
It is possible to develop any number of forms for use in a program, although a program may consists of a सिंगल फॉर्म। तो कम से कम एक सिंगल फॉर्म तो होगा ही, अगर आप जितना आप इसमें डालना चाहते हो और फॉर्म्स आप उनको इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और दैट विल बी लिस्ट इन द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर हमें सारे एलिमेंट्स जितने भी आपके पास ये प्रोजेक्ट में आप इस्तेमाल करते हो वो सब के सब यहाँ पर एनलिस्ट होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इन विजुअल बेसिक। Another very important window that's available in Visual Basic, so that's called properties window। तो प्रॉपर्टीज़ विंडो फॉर एग्जांपल हमने कोई यहाँ पर जैसे हम कोई भी नेट टूल बार से कोई भी ऑब्जेक्ट लाते हैं, जैसे चेक बॉक्स हम लाते हैं, एक चेक बॉक्स लाया तो फॉर एग्जांपल पिक्चर हमने लाई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होती है, प्रॉपर्टीज़ विंडो होती है, उसकी रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होती है। तो इससे जैसे चेक बॉक्स हमने लाया तो चेक बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। तो चेक बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल क्रिकेट लिख रहा हूँ तो क्रिकेट ऑटोमेटिकली इसका ऑप्शन बन गया। तो और फॉर एग्जांपल मैं यही चेक बॉक्स लाता हूँ, डबल क्लिक, तो जो ही जो भी मैं टूल बॉक्स से कोई भी ऑब्जेक्ट लाता हूँ तो अकॉर्डिंगली क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हॉबीज़ में हम फुटबॉल इसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो जब इसको रन करेंगे हम तो वी गेट द टू ऑप्शंस लाइक चेक बॉक्स हमारे पास है, क्रिकेट मैंने क्लिक किया, फुटबॉल को मैंने क्लिक किया, तो जितने भी मैं ऑब्जेक्ट्स ला रहा हूँ टूल बॉक्स से उसके सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके टेक्स्ट में क्रिकेट आ गया, ऐसे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो उसके अंदर मैंने फुटबॉल लिखा। सो दिस इज़ द कॉल्ड द प्रॉपर्टीज़ विंडो। द प्रॉपर्टी विंडो इज़ डॉक्ड अंडर द प्रोजेक्ट एक्सप्लोर, तो उसके ऊपर प्रोजेक्ट एक्सप्लोर होता है, उसके नीचे प्रॉपर्टीज़ विंडो आ जाती है। द प्रॉपर्टीज़ विंडो एक्सपोज द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी विंडो है वो हमेशा उसके ऑब्जेक्ट की खसूसियात डिस्प्ले करते हैं। जैसे हमने उसका नाम है, उसका टेक्स्ट बॉक्स है, उसका कलर है, उसका फोरग्राउंड है, वो सब के सब प्रॉपर्टीज़ में हम सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी फॉर्म इन एन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट। और फॉर्म डालो, आप कुछ भी डालो या उसके अंदर टूल बॉक्स के जो भी आप डालोगे वहाँ वो सब के सब एज ए ट्रीट किए जाते हैं विजुअल बेसिक में एज एन ऑब्जेक्ट। नाउ ईच ऑब्जेक्ट इन विजुअल बेसिक हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या, जैसे कलर उसका है, साइज़ है, उसका नाम है, ठीक है, उसका टेक्स्ट है, ऑल दीज कैरेक्टर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज। तो इन सब कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दस ए फॉर्म हैज़ प्रॉपर्टीज, एनी कंट्रोल प्लेस्ड ऑन इट विल हैव प्रॉपर्टीज टू। तो जो जो फॉर्म के अपना जो फॉर्म होता है, जैसे ये फॉर्म है बाहर, उसको मैंने क्लिक किया तो फॉर्म के प्रॉपर्टीज़ आ गई। इसका नाम क्या है, फॉर्म 1, तो इसका नाम भी मैं चेंज कर दूंगा, जैसे वेबसाइट अकाउंट। वेबसाइट अकाउंट हमने इसका नाम यहाँ पर देखो, आप पहले फॉर्म 1 है तो एंटर में कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आ गया वेबसाइट अकाउंट। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ हम कोई भी नाम, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसकी पैडिंग ऐड कर सकते हैं, ओपेसिटी देख सकते हैं, तो उसको लॉक कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। फोर कलर है, बैक कलर है, कर्सर की कंट्रोल बॉक्स का इसका इसके अंदर ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो आप देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन इसके साथ ऑटोमेटिकली ये सारे चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फॉर्म ले लो, टूल बॉक्स से कोई भी आप आइटम ले लो, इन सब को ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, सो सब के सब ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ हमें प्रॉपर्टीज़ विंडो में मिल जाते हैं। और एक जो विजुअल बेसिक 6 में अवेलेबल है, फॉर्म लेआउट, दैट्स कॉल्ड द फॉर्म लेआउट। ये कहाँ पर है, उसकी पिक्चर आप देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी विंडो के नीचे होती है। विजुअल बेसिक 10 में तो अवेलेबल नहीं है,
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म लेआउट जैसे हम कोई अपना ये आप देख सकते हो मैंने फॉर्म रन किया तो ये इसकी पोजीशन पे आ गया, ठीक, फिर हम इसकी पोजीशन किसी भी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो इसकी पोजीशन को हम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं पहले ही। तो उसके लिए हमारे पास एक विजुअल बेसिक 6 में है, दैट्स कॉल्ड फॉर्म लेआउट। फॉर्म लेआउट स्पेसिफाइज द फॉर्म्स पोजीशन, नोट इट डाउन। इसकी पोजीशन हम स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम करेंगे फॉर्म किस पोजीशन में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। द फॉर्म लेआउट विंडो कंसिस्ट्स ऑफ एन इमेज रिप्रेजेंटिंग द स्क्रीन, तो इसके अंदर एक इमेज होती है। तो फॉर्म लेआउट को हमको ये जो इमेज सेंटर में आप देख इसी को आप ड्रैग करके किसी पोजीशन पे ले जाओगे तो अकॉर्डिंगली वो फॉर्म जब आप रन करोगे उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक इमेज होती है जिसको हम मूव करते हैं, जस्ट लाइक ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन के अंदर हमें पता चलता है कि ये एक सेंटर इमेज है। तो ये इस इमेज को जहाँ आप राइट ले लो, टॉप ले लो, बॉटम ले लो, तो जिस पोजीशन पे इस इमेज को रखोगे फिर जब आप फॉर्म को रन करोगे वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। सो वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑफ ए फॉर्म यूजिंग द फॉर्म लेआउट, ठीक है। फॉर्म लेआउट से हम फॉर्म जब हम रन करेंगे वो कुछ किस पोजीशन पे स्क्रीन पे आएगा तो उसको हम चेंज करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्म लेआउट विंडो विद द माउस पॉइंटर पोजिशनिंग और द फॉर्म इमेज। हम फॉर्म इमेज जैसे आप देखो ये 4 एरो उसमें इमेज आ जाती है, तो जहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं अकॉर्डिंगली माउस से होल्ड करते हैं फिर जाके इसकी पोजीशन यहाँ पर सेट करते हैं फॉर्म लेआउट में, तो वही पोजीशन फॉर्म रन जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उसकी पोजीशन सेट हो जाती है। तो उसकी लोकेशन अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं इन द फॉर्म लेआउट। नोट दैट द माउस पॉइंटर चेंजेस शेप। अब देखो इसकी माउस पॉइंटर की शेप प्लस प्लस जैसा प्लस एरो आता है जिसमें एरोज आते हैं, तो इसकी उस वक्त जब हम माउस पॉइंटर इस फॉर्म लेआउट पे ले जाते हैं तो वो उसकी पोजीशन उसका जो आइकन है वो चेंज हो जाता है। सो दिस वाज द फॉर्म लेआउट दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो ऐसी ये प्रोग्रामिंग है जिस पर हम क्लिक करते हैं खाली वही कोड एग्जीक्यूट होता है, तो ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट अगेन यहाँ पर डिस्कस है। तो उसमें जहाँ अगर आप विजुअल बेसिक में जाएंगे तो आपको माउस से क्लिक होगा या आपको माउस को मूव करेंगे या कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, तो इससे भी हम अपने इवेंट्स को बताते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इवेंट। माउस से राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, या माउस पॉइंटर को मूव करते हैं, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये माउस मूव हो रहा है, इसको इस दिस इज आल्सो कॉल्ड द इवेंट। सो दिस इज़ व्हाट की विजुअल बेसिक जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई तो इसमें ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया कि माउस के कंट्रोल्स को भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्लिक, बाय यूजिंग द माउस मूव, या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं। मतलब जो आप देखते हो कि जैसे वर्ड एक्सेल हम चलाते हैं कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब क्या है कि यहाँ पर फाइल को सेव करो। सो दिस कॉल्ड इवेंट। कंट्रोल और एस दो कीज को हमने प्रेस किया, सो दिस इज अगेन कॉल्ड द इवेंट। So this is what we have a event driven programming. While a project is running, the user can do many things such as move mouse around, और माउस को मूव करते हो, that's called event. Click on either button, ठीक है, आप किसी भी बटन को मतलब क्या क्लिक कर सकते हो, उस बटन को मूव कर सकते हो, कोई चीज़ छोटा साइज़ कर सकते हो, बड़ा साइज़ कर सकते हो, फॉर्म उसको क्लोज करते हो। You can jump to from one application to another application. Each action by the user causes an event. तो हर जगह यूज़र क्या एग्जीक्यूट करता है, इवेंट। आप क्लिक करो, माउस को मूव करो, कीबोर्ड पे कोई की प्रेस कर लो, ठीक है, एक एप्लीकेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी हूँ, मैंने क्लिक किया कहाँ पर, वीबी पे, तो मैं वीबी पे पहुँच गया। सो दिस इज अगेन कॉल्ड द इवेंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इसे क्लिक भी आता है, माउस मूव भी आता है, तो साथ साथ की प्रेस भी आता है। So involved visual with the strength of any graphical or non-graphical control is measured by a kind of special events it provides to a program. So हर किसी इवेंट पे उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग सेट की जाती है। तो आप ग्राफिकल को क्लिक करो या नॉन ग्राफिकल को इवेंट दे दो, तो अकॉर्डिंगली
प्रोग्राम सेट हम कर सकते हैं. सो इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम इज ऑफन टर्म्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. एक क्वेश्चन आया था वेरी शॉर्ट टाइप में पिछले साल नहीं 2 साल पहले कि व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपके रैम में आ जाता है. दैट्स वाई कि मैंने आपको बताया कि जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती है उसका जो जब हम प्रोग्राम रन करते थे सारा का सारा प्रोग्राम रैम में आ जाता है. तो दैट वाज कि हमारे पास रैम अच्छी खासी होनी चाहिए थी. तो नाउ जो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, जो जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे कोई भी इवेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे खाली उसी का कोड रैम में आएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. रिमेंबर, ये जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग दैट्स अनस्ट्रक्चर्ड. उसका मतलब पूरा प्रोग्राम हमें पहले लोड करने की रैम में लोड करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो जिस जहाँ पर कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट होगा खाली उसका कोड एग्जीक्यूट होगा. सो दैट्स कॉल्ड इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. जैसे सी प्रोग्रामिंग की हम बात करेंगे, खाली बेसिक प्रोग्राम की बात करेंगे, या इससे पहले एक प्रोग्रामिंग हुआ करे फोर्ट्रॉन, ठीक है, कोबॉल, वो सब के सब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है. उसमें क्या होता था, सारा का सारा प्रोग्राम रैम में पहले लोड होता था, फिर जाके जो भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते को ऑप्शन चलाते थे. तो लेकिन सारा प्रोग्राम रैम में हुआ करता था. लेकिन अब तो वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया. जो इवेंट आप क्लिक करोगे वही उसी का कोड जहाँ पर आपने इस प्रोग्राम को स्टोर किया जैसे हार्ड डिस्क में, उसी पार्ट का कोड रैम में आ जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है. फिर जब आप दूसरा इवेंट करते हो पुराने इवेंट की जो कोड है वो वहाँ से रिमूव रैम से ख़त्म हो जाता है और नए इवेंट का कोड रैम में आ जाता है. प्लीज़ रिमेंबर अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. और एज इट कैन नेवर बी सेट विच पीस ऑफ कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड अनलेस वी नो विच इवेंट ऑकर. तो इससे मतलब है कि कौन सा कोड पहले रैम में आएगा, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये सारा डिपेंड है इवेंट पे. सो दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड. इसमें यही एडवांटेज है कि हमें पूरी रैम कंज्यूम करने की ज़रूरत, पूरा प्रोग्राम रैम में डालने की ज़रूरत नहीं है. और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हुआ करता था उसमें जो एग्जीक्यूशन होता था दैट वाज वन आफ्टर अनदर. यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ है, जहाँ पर आप क्लिक करोगे वही वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो इट इज़ अ बेटर इम्प्रूवमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बट दिस वेरी फैक्ट कंट्रीब्यूट्स द मेजर एडवांटेज ऑफ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. वो तो मैंने आपको बताया. विद दिस अप्रोच वी कैन श्योर ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम रनिंग सक्सेसफुली वाइल वी वर्क ऑन अदर्स. तो इससे हम क्या, अगर कोई कंपोनेंट हमें चेक करना है कि पार्ट वो काम अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं, सो वी विल क्लिक ऑन दैट. सो जिस जगह एरर होगा तो उसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं, लेकिन वी कैन चेक पार्ट बाय पार्ट हेयर. सो दिस व्हाट वी कॉल द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. इवेंट्स कैन बी इनिशिएटेड बाय यूज़र. हाँ, यूज़र ही को उन इवेंटों को एग्जीक्यूट करता है. रिमेंबर, इन ऑब्जेक्ट में आया था ट्रू फॉलोज में, इवेंट्स कैन बी इनिशिएटेड बाय द यूज़र, ट्रू और फॉलोज. यस, इवेंट खाली जो है यूज़र, जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाला यूज़र होता है वही इनिशिएट करता है, वही एग्जीक्यूट करता है. सो जैसे हाँ उसने क्लिक बटन पे किया तो उसने इवेंट स्टार्ट कर दिया. उसने माउस को राइट क्लिक किया तो इवेंट एक हो गया. उसने माउस को मूव किया, एक इवेंट एग्जीक्यूट हो गया. उसने एक एप्लीकेशन से लेके दूसरे एप्लीकेशन में चला गया. सो दिस इज कॉल्ड द इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. सो इट गिव्स द यूजर ए फील ऑफ कंट्रोल ओवर द सिस्टम. तो सारा यूजर्स को समझ में आता है कि मेरा ही सारा कंट्रोल इस सॉफ्टवेयर पे है. राइट. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द वेरिएबल. अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल इज सच एंटिटी इन विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंजेबल. उसमें हम ए वेरिएबल को, बी वेरिएबल को, सी वेरिएबल, जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं उन सब का वैल्यू चेंज होता है. सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल इन मैथमेटिक्स. इसी तरह वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. उसका एग्जाम्पल क्या है, पाई फॉर एग्जाम्पल. तो इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी वेरिएबल्स का कंसेप्ट है. सो विल गोइंग टू स्टार्ट नाउ. Try to define the variables. We often need to store values temporarily.
तो जब हमें कोई कैलकुलेशन करना, जैसे कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेशन करते हैं 10 + 20 + 30 फिर इक्वल टू करते हैं प्रेस, तो हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। दैट्स ऑल टेम्परेरी कैलकुलेशन। इस तरह मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं A = 10, B = 20, या साइन ऑफ ए मुझे बताओ, साइन ऑफ बी मुझे बताओ। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं, इसी तरह हमें इसी तरह के कैलकुलेशन हमें सॉफ्टवेयर में भी करने पड़ते हैं। बट जब हमने कैलकुलेट किया, रिजल्ट आ गया, तो बाकी सारी सारी कैलकुलेशंस हमें अब वो मेमोरी से इवैक्यूएट की जाती है, ख़त्म की जाती है। सो जो ये कैलकुलेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल, सारे के सारे, जहाँ पर भी कोई भी कैलकुलेशन हो, किसी के सॉफ्टवेयर में भी आप कैलकुलेशन करोगे, ऑल दैट कैलकुलेशंस आर टेम्पररी। जैसे हमें बिल बनानी होती है, हम उसमें क्या करते हैं कि आइटम देखते हैं, आइटम कितने हैं, उसकी रेट क्या है, तो दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई करके हमारी बिल जनरेट होती है। फिर जो इंटरनली वो कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम दूसरी कैलकुलेशन करते हैं। तो सारा जो कैलकुलेशन होता है वो सब का सब टेम्पररी होता है, उसको हमें फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें टेम्पररी कैलकुलेशंस करनी है। So when performing calculations, for example we might want to calculate several values, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करके देने हैं, हमें उनको उस पर कंपेयर देना है। जैसे हमारे पास ए के पास 10 है, बी के पास 20 है। सो आपने देखा होगा कि वी में हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, हमें पता चलना चाहिए वेदर द ए इज़ लार्ज और बी इज़ अ लार्ज। सो कंपेयर करने के बाद हमारा जो मकसद है वो हो जाता है। तो जो ये कैलकुलेशन हमने की वो मेमोरी से इवैक्यूएट होनी चाहिए। एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन देम, और कोई भी मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन। तो हमें क्या चाहिए, खाली उसका रिजल्ट, लेकिन इंटरनली कैलकुलेशंस हो जाती है। तो कैलकुलेशंस करने के लिए हमारे पास एक ये मतलब हमारे पास एक टूल है, दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल। So we need to retain the values if you want to compare them, but we don't need to store them in a permanent memory। क्योंकि हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन हो जाए, फिर हमारा मकसद हो गया, हमारा काम हो गया, जैसे कैलकुलेटर पे हमने किया, उसके बाद हम कैलकुलेटर को ऑफ करते हैं, तो हमारा काम निकल गया, तो हमने छोड़ दिया उसको। फिर इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपको टर्मिनल या टेम्परली आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, फिर उसके बाद आपको परमानेंटली उसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, तब तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द प्रोग्राम्स नीड शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ डेटा, थोड़ी देर के लिए उसका डेटा स्टोर रहना चाहिए। जैसे A = 10, तो 10 ए के अंदर स्टोर रह गया, तो फॉर टेम्पररी बेसिस, फॉर टाइम बीइंग, फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, उस टाइम क्या करते हैं हम, डेटा को, उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं। सो वेरिएबल ऐसी वैल्यूज़ हैं वहाँ पर जिसके अंदर ऐसे वैल्यू स्टोर होते हैं जो हमें टेम्पररी चाहिए, कुछ देर के लिए चाहिए। जब हमारा कैलकुलेशन का मकसद एग्जीक्यूट होता है, तब जाके हमें फिर उस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। विच इज़ टेम्पररी स्टोरेज इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, दैट इज़ रैम। रैम के अंदर ये सारे टेम्पररी आ जाते हैं, फिर जाके जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रोग्राम वहाँ से हटवा देता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द वेरिएबल्स विच यूज द टेम्पररी मेमोरी इन द रैम। सो जैसे हम लिखते हैं A = 10, 10 चला गया ए के अंदर, लेकिन ए खुद कहाँ पर होता है, रैम में। सो अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन कंपैरिजन करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड कंप्यूटर डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल हम बोलते हैं उसको जिसका वैल्यू उस अल्फ़ाबेट या उसको हम बोलते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। और यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि ऐसा वैल्यू जो रैम में स्टोर होता है और उसको उस वेरिएबल को असाइन किया जाता है रैम का वो वैल्यू, ठीक है। सो 10 ये जो है टेम्पररी में स्टोरेज, जो रैम, एज यू नो रैम इज़ ऑल्सो द टेम्पररी स्टोरेज, रैम, ठीक है। रैम के अंदर तब तक डेटा स्टोर रहता है जब तक कि कंप्यूटर चलता रहता है। अगर आप कंप्यूटर को बंद करोगे, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो सारा का सारा फ्लश ऑफ होता है, वो वहाँ से डिलीट और रिमूव हो जाता है। सो इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज। सो वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, बट ऑन टेम्पररी बेसिस। तो वही हम बताते हैं
कि जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करेंगे प्रोग्रामिंग में उनका जो एक टेम्परेरी वैल्यू होता है जो वो स्टोर करते हैं या एग्जिबिट करते हैं इन द रैम। दस अ वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, रैम की किस जगह हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10 इन प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स ये ए इज इक्वल 10, 10 कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में। तो रैम में किस लोकेशन पे, तो उसका नाम होता है ए। सो ए इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वायर डेटा स्टोर्स इन टेम्पररी मोड, राइट। सो हम क्या बताते हैं, वेरिएबल क्या होता है, variable is the name of memory location, which memory location, that is the RAM, while the real value जैसे 10 20 30 40 50 वो is stored there, दैट्स एक्चुअली स्टोर्ड देयर। सो वेरिएबल यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स में बोलते हैं वेरिएबल का मतलब है जिसका वैल्यू चेंज होता है। श्योरली रैम के अंदर आप कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर रैम की बात है कि हमारा जो वेरिएबल का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है रैम में, और किस जगह स्टोर होता है, उस जगह का नाम को हम बोलते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द रैम लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड, या मेमोरी लोकेशन उसको बताते हैं। तो वेरिएबल नेम इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडेंटिफायर। एक शॉर्ट टाइप में आया था डिफाइन द आइडेंटिफायर। तो ये क्या पेपर सेटर ने क्या किया, उसको वेरिएबल बोलना था तो उसने बता दिया वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडेंटिफायर। सो ही पुट क्या द क्वेश्चन एज डिफाइन द आइडेंटिफायर। सो डोंट कंफ्यूज इट इज मीन्स है मेमोरी में जो जगह जिस जगह में डेटा है वो उस जगह का नाम क्या है, दैट्स कॉल्ड द आइडेंटिफायर ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन, एंड दैट्स कॉल्ड द वेरिएबल यूजुअली टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज द डेटा। सो वेरिएबल हो या उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, एक्चुअली हम उससे क्या करवाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि डेटा मेमोरी में किस जगह है। सो वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस वायर द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो उस जगह का जो नाम होता है रैम का, कंप्यूटर साइंस में उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरिएबल 6 या फॉर विजुअल बेसिक 6 और बहुत सारे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है यूजेस वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो इसको वैल्यू स्टोर करते बट ऑन टेम्परेरी बेसिस। वेरिएबल हैव अ नेम स्टार्टिंग विद द लेटर। तो जब भी आप वेरिएबल का उस मेमोरी लोकेशन का नाम दे दो, तो उस मेमोरी लोकेशन का जब आप नाम दे दोगे उसका पहला कैरेक्टर कम से कम अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, जैसे A1 इक्वल टू 10, 1A इज़ नॉट अलाउड। सो पहला कैरेक्टर जब भी आप वेरिएबल का नाम दे दो प्रोग्रामिंग में, वो हमेशा अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट करोगे या लेटर से स्टार्ट करोगे। कंप्राइजिंग ऑफ सीरीज ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टू सेपरेट। और स्पेसिंग जो हमें अलाउड नहीं है वेरिएबल नाम रखने का, तो उससे पहले जैसे हमने रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर इज इक्वल टू 10, तो रोल बीच में हम अंडरस्कोर देख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं नंबर। तो टू सेपरेट द वर्ड्स we use the space, but in VB programming space is not allowed while naming the variables. Instead of space we can use the underscore. और नाम कितना बड़ा दे सकते हैं वेरिएबल का विजुअल बेसिक में, that you can go up to 255 characters length। नाम कितना बड़ा आप देख सकते हो, 255 characters, and does not contain any point or a data type। डेटा टाइप आगे देखेंगे हम कि उसके अंदर नाम के बीच में आपको ना डॉट दे सकते हैं ना ही आप स्पेस दे सकते हैं। सो वेरिएबल अगर जब हम किसी पर इस पर वीबी में प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो पहला रूल क्या है कि उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। ठीक है, नाम कितना बड़ा दे सकते हैं, अप टू द 255 कैरेक्टर। तो इन वेरिएबल नेम स्पेस इज़ नॉट अलाउड। इंस्टेड ऑफ स्पेस वी आर यूजिंग द अंडरस्कोर्स, राइट। सो उसके अंदर और को भी पॉइंट या डॉट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। तो क्वेश्चन आया था वेरी शॉर्ट टाइप में, बताओ वेरिएबल व्हाट इज द रूल्स ऑफ नेमिंग द वेरिएबल्स, रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। तो आपको यही रखना है, वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर एंड द इंस्टेड ऑफ स्पेस
we use the underscore. We can go up to 255 characters of length of giving the variable name, and it does not contain any point और any data type. जैसे integer है, हम integer नहीं लिख सकते हैं वेरिएबल के नाम के, या real है REAL, या float है FLOAT float. इन सब these are called the data type reserved words. इनको हम वेरिएबल के नाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था शॉर्ट टाइप में, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल. दिस इज अ सॉल्यूशन इन दिस पैराग्राफ. यू कैन राइट डाउन द आंसर. अब वेरिएबल कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं. तो जैसे मैं एक यहाँ पर कमांड बटन लाते हैं, एक बटन लाते हैं, बटन हमने लाया, तो इसके अंदर हम वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे. क्या, इसको के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा विंडो आ गया. तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या इस्तेमाल, तो उसके लिए एक रिजर्व वर्ड है डिम, DIM. डिम इज़ अ रिजर्व वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल. इन्हें प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलता है कि वेरिएबल इन्होंने इस्तेमाल किया है या उसका नाम क्या है. जैसे ए मैं लिख रहा हूँ ए, देन वी हैव टू यूज एज. उसके बाद इसका डेटा टाइप देते हैं इंटीजर, एंटर. तो यहाँ एक वेरिएबल हमने ले लिया ए. जैसे उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 10. ठीक है. सो डिम इज रिजर्व वर्ड जिसे हम डायमेंशन बोलते हैं. डिम का मतलब क्या है, डायमेंशन, DIMENSION. तो डायमेंशन, डिम को भी एक बारी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया गया. व्हाट इज डिम, DIM. डिम इज अ वर्ड दैट मीन्स डायमेंशन एंड यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इन ए प्रोग्रामिंग. राइट. हाउ, व्हाट इज द, उसके बाद बताया था डिफाइन द डिम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डिम ए एज इंटीजर. नीचे आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 10, क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या है, उसमें पॉइंट का वैल्यू नहीं हो सकता है. सो डिम इज अ वर्ड जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर, क्या, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसका डेटा टाइप. तो इसलिए मैंने बोला वेरिएबल का नाम कभी इंटीजर नहीं हो सकता है, बिकॉज इंटीजर इज अ डेटा टाइप. किस टाइप का डेटा वेरिएबल टेम्पररी स्टोर करेगा, वो हम उसको डेटा टाइप से बोलते हैं. So data type defines the type of data a variable can use. या इसी तरह हमारे पास और एक हम डिम कर सकते हैं. जैसे DIM, डिम, S as, STRING, स्ट्रंग. ठीक है. तो हमने क्या दे दिया, S इज ए स्ट्रंग. तो डेटा टाइप एक इंटीजर है, दूसरा क्या है, स्ट्रंग. स्ट्रंग मतलब कि एस के अंदर खाली आप कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, उसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं लिख सकते हैं. सो डेटा टाइप से डिफाइन होता है विच टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल्स कैन यूज और दे कैन पॉइंट दैट वेरिएबल इनटू द मेमोरी. सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग द वर्ड कॉल्ड द डिम, DIM. तो हम अब कैसे वेरिएबलों को डिक्लेयर करते हैं, तो पहला तरीका मैंने आपको दिखाया बाय यूजिंग द डिम. तो 2 तरीके हैं वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए. पहला तरीका है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. आपको डिम से उसको ज़रूरत नहीं है डेटा को, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, विजुअल बेसिक 6 की बात चल रही है. जैसे मैं लिखूँगा p इज इक्वल टू 10, सॉरी, तो 200 मैंने लिखा, p को मैंने ऊपर डिम नहीं लगा दिया, मैंने p को डायरेक्टली 200 दे दिया. तो क्या होता है जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, p से क्या होता है, p ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है एज ए इंटीजर, हमें डिम देने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए 2 तरीके हैं.
One is called implicit declaration and second is called explicit declaration. तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके हैं. पहला तरीका जो ऑटोमेटिकली विजुअल बेसिक उसके डेटा देने के बाद वो खुद ब खुद उसको डिक्लेयर करता है, एंड दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. पहले मैंने बताया ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप में. तो व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट हाउ डू वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स. कैसे डिक्लेयर करते हैं? दो तरीके हैं. वन इज अ इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, सेकेंड इज अ एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन हो गया आप वेरिएबल को डायरेक्टली वैल्यू दे दो तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनली ये ना इंटीजर बन जाएगा. अगर मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू जैसे बर्न हॉल, तो x को मैंने 10 दे दिया, ये ऑटोमेटिकली क्या इंटीजर डिक्लेयर होता है, उसको डिम लगाने की जरूरत नहीं है. दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. s को मैंने दिया बर्न हॉल इसके अंदर, तो इस तरह से वैल्यू देते हैं बर्न हॉल. तो बर्न हॉल एक स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली s डिक्लेयर होता है स्ट्रिंग. यहाँ पर x ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होता है क्या इंटीजर. या अगर हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10.9 तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट डिक्लेयर हो जाता है. ठीक है. तो जिस टाइप का डेटा आप वेरिएबल को असाइन करते हो विदाउट यूजिंग द डिम, तो पहला मेथड है दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. दूसरा डिक्लेरेशन आपके पास है कि आप उस वेरिएबल को डिम से डिक्लेयर करते हो, डिम एन एज इंटीजर. दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. बॉयज अच्छी तरह से ये क्वेश्चन हर बार पूछा था, व्हाट इज अ वेरिएबल एंड हाउ डू वी डिक्लेयर देम. डिक्लेयर करने के लिए दो तरीके हैं, एक हो गया ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन एंड दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट. या दूसरा क्वेश्चन आया था शॉर्ट टाइप में, डिफाइन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो ये तो वही हो गया कि हाउ डू वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली. तो इम्प्लिसिटली क्या मतलब है, जो ही हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटीजर बनेगा. अगर हमने 10 दे दिया, अगर उसके अंदर हमने उसका इसके अंदर स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. एक टर्म आई थी वहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम में, डिफाइन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. योर नेम इज अ स्ट्रिंग, आवर स्कूल्स नेम इज अ स्ट्रिंग, आवर स्टेट नेम इज अ स्ट्रिंग, आवर कंट्री नेम इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. तो स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. तो ये s ऑटोमेटिकली क्या डिक्लेयर हो जाएगा s एज अ स्ट्रिंग. और अगर आपको इसको एक्सप्लिसिट डिक्लेयर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डिम s एज स्ट्रिंग. तो आप दोनों तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली डिक्लेरेशन, सेकेंड इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिटली डिक्लेरेशन. सो फर्स्ट मेथड क्या है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इज टू लेट विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली create or declare the variables for us or in a program. Declaring a variable tells Visual Basic to reserve a space in a memory or making it transparent to the VB program. अब डिक्लेयर करने से क्या होता है, एक्चुअली इससे पहले जब हमने डेफिनेशन बताई कि वेरिएबल क्या होता है, वो जो वेरिएबल इज एक्चुअली द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन वायर डेटा इज स्टोर्ड. सो इससे उसका मतलब है कि वेरिएबल हम जब इस्तेमाल करते हैं उसके लिए रैम में मेमोरी रिजर्व हो जाती है. सो इट इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस इन ए रैम इफ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर ए प्रोग्राम. In VB, it's not must that a variable should be declared before using it. तो विजुअल बेसिक में आप पहले ही वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जब डायरेक्टली आपने इस्तेमाल किया तो जिस टाइप का डेटा आपने उसको दे दिया उसी टाइप का डेटा ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है. Whenever a Visual Basic encounters a new variable, जब उसको वेरिएबल मिल जाता है, it assigns a default variant variable type.
अब ये समझना है, एक ऑब्जेक्टिव आया था बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल क्या होता है। विजुअल बेसिक में एक ऐसा डेटा टाइप है दैट्स कॉल्ड द वेरिएंट, दैट्स कॉल्ड द वेरिएंट। आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं dim v एज वेरिएंट, VARIANT, ठीक है। विजुअल बेसिक में खाली वेरिएंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये v है ये भी एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लेकिन वेरिएंट टाइप ऑफ, जैसे हमने बोला इंटीजर, उसका मतलब है कि ये जो a है ये खाली इंटीजर्स को स्टोर करेगा। अगर हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ये कैरेक्टर्स को खाली स्टोर करवाएगा। और जब हमने v ले लिया वेरिएंट, व्हाट इट मीन्स, वेरिएंट का मतलब है इन विजुअल बेसिक दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। it can be integer, it can be string, it can be float, it can be date, it can be time, it can be any data type। इससे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा डेटा टाइप अवेलेबल नहीं था, ऐसा वेरिएबल, ऐसा डेटा टाइप दैट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। तो दैट्स वाई इट इज़ ओनली इन विजुअल बेसिक, जो स्टार्ट हो गया वहाँ से फिर जाके बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अडॉप्ट हो गया। सो वेरिएबल जो हम इस्तेमाल डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या बन जाता है, वेरिएंट, VARIANT। तो ये जो अगर हमने x इज टू 10 ले लिया यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम आई कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, आई कैन राइट x इज इक्वल टू, इसको स्ट्रिंग में बना सकता हूँ, माई नेम x इक्वल टू 67.90। आप देख सकते हो कि x को हमने 10 भी दे दिया, उसको स्ट्रिंग भी दे दिया, उसको फ्लोटिंग पॉइंट भी दे दिया, पॉइंट का वैल्यू भी दे दिया, नॉन इंटीजर भी दे दिया। सो हेयर x इज ए वेरिएंट। उसका मतलब क्या है, x कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। वाई? बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एज ए वेरिएंट, VARIANT। इट इज कॉल्ड द वेरिएंट। इसका कलर मैंने डिफरेंट कर दिया। तो आपको समझना है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिम से डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो एज ए अगर हम उसको डायरेक्टली वैल्यू देते हैं तो वो हमेशा ऑटोमेटिकली वेरिएंट बन जाता है। सो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वेरिएंट डेटा टाइप, व्हाट इज वेरिएंट data type? Variant data type is such a data type in which that can store any type of data. It can be integer, it can be float, it can be character, it can be date, it can be time. So I have shown here the example, that means called the implicit declaration। तो जब हम implicit declaration करते हैं तो उसके साथ related क्या है, variant data type। तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली वेरिएंट बन जाता है। उसका मतलब है उसके बाद वो कोई भी डेटा स्टोर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, कॉल्ड द इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। सेकेंड अप्रोच इज एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। तो उसमें क्या है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग द कीवर्ड्स। 3 कीवर्ड्स हमारे पास है, डिम, प्राइवेट एंड पब्लिक। डिम, प्राइवेट एंड पब्लिक, इन कीवर्डों से अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन उसको बोलते हैं हम। तो जैसे हमें प्राइवेट है, पब्लिक है, आप कोई भी वेरिएबल को कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे प्राइवेट p, राइट। तो हमने इसको प्राइवेट बना दिया, पब्लिक PUBLIC, पब्लिक PB, ठीक है, एज, उसके बाद एज लगाना है, ठीक है। तो आप कुछ भी इसको करवा सकते हो, इंटीजर बना दिया, प्राइवेट PVT लिखेंगे इसको, PVT एज सिंगल, जो पॉइंट का वैल्यू एक्चुअली स्टोर करते हैं, जैसे 10.5 होगा, 10.7, तो ये उसको मैथमेटिकल में फ्लोट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल। सिंगल का मतलब है कि वो इंटीजर टाइप का नहीं है, बल्कि उसके अंदर आप प्राइवेट भी, सॉरी, पॉइंट का वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल बाय यूजिंग द डिम, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल बाय यूजिंग द प्राइवेट, वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल बाय यूजिंग द पब्लिक। सो ये 3 तरीके रिजर्व वर्ड्स है जिनसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।
and that such type of declaration is called the explicit declaration. So the choice of कीवर्ड हमें प्राइवेट और पब्लिक में बताता हूँ, फिर उससे और तीनों में क्या फ़र्क है. डिम, प्राइवेट, पब्लिक से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. लेकिन इनसे फिर क्या डिफरेंसेस है, ये क्वेश्चन आता है स्कोप से या लाइफ ऑफ द वेरिएबल. तो लाइफ ऑफ द वेरिएबल चेंज होती है बाय इफ दैट इज़ अ डिम डिक्लेरेशन, और हमने वेरिएबल को प्राइवेट से डिक्लेयर किया, उसका असर पड़ता है. या अगर हम एक वेरिएबल को पब्लिक बना दे, उससे क्या हो जाता है. तो पहले आपको समझना है, अगर हम डिम, प्राइवेट एंड पब्लिक से डिक्लेयर वेरिएबल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन वैल्यू करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. तो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल क्या बन जाता है, वेरिएंट. रिमेंबर इट, प्लीज रिमेंबर इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ अ वेरिएबल, हाउ डू यू डिक्लेयर देम. या उसके बाद आता है व्हाट इज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एंड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. फिर और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कॉल्ड द वेरिएबल स्कोप. व्हाट्स कॉल्ड द वेरिएबल स्कोप. ये अलग से क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है. तो वेरिएबल स्कोप ये है कि हम उन वेरिएबलों को डिम से अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्राइवेट से डिक्लेयर हो जाता तो वेरिएबल को क्या डिफरेंस आ जाती है, या वेरिएबल को पब्लिक बनाते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आ जाती है. तो इसके साथ साथ तीन चार क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज डिम, प्राइवेट एंड पब्लिक, उसका मतलब है वेरिएबल का स्कोप चेंज आता है, या उसका मतलब है और लाइफ, वेरिएबल की लाइफ चेंज होती है. वो मैं आपको बताऊंगा आगे. तो व्हाट एक्चुअली दैट मीन्स within the application and determines where the variable can be used in the program. ठीक है. तो जहाँ आप डिक्लेयर कर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डबल बी हम डिक्लेयर कर सकते हैं. सॉरी यहाँ पर गलत हुआ था. तो आप उसको बी एज डबल यहाँ पर लगाना है, तो वो हम अलग से डेटा टाइप्स पढ़ेंगे. सो डबल भी हमें डिक्लेयर कर सकते हैं, डिम ए एज डबल, बी एज डबल, डिम ए एज इंटीजर, डिम मंथ एज डेट, डिम स्ट्रिंग वन कामा स्ट्रिंग टू. एक हम मल्टीपल वेरिएबल्स भी, एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं. तो अलग जैसे डिम एन कामा पी, एन कामा पी एज इंटीजर. सो एक से ज़्यादा भी वेरिएबल आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड द explicit declaration. ठीक है. Therefore the variable which are declared with dim statement to name the variable and its database is called explicit declaration. इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम dim से डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट से डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक से डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. तो इसके बीच में एक और एक वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड द एज. तो एज का यह इसके साथ 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 इस्तेमाल होता है. अब जब हम एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन करते हैं, हम तीन चीज़ बल्कि चार चीज़ इसमें होते हैं. पहला रिजर्व डिम से होता है. ठीक है. उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है, उसके बाद एज होता है, तो लास्ट में उसका डेटा टाइप होता है. ये वेरिएबल किस डेटा टाइप को स्टोर करेगा. हियर इट इज़ इंटीजर, हियर इट इज़ डबल, हियर इट इज़ डेट, हियर इट इज़ स्ट्रिंग. सो डेटा टाइप हमेशा वेरिएबल डिक्लेरेशन के लास्ट में होता है कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा. तो इसलिए हम बताते हैं कि जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं, ये डेटा टाइप इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एज ए नेम. हम नहीं लिख सकते हैं डिम स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, या डिम integer as integer. Integer cannot be used for naming the variable because those are used for the data types. तो ऐसे डिक्लेरेशन जो हम डिम से करते हैं, या प्राइवेट से करते हैं, या पब्लिक से करते हैं, तो दैट डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. सो इन तीन वर्डों से क्या वेरिएबल की लाइफ चेंज होती है या उसका स्कोप चेंज होता है, वो हम अलग नीचे से पढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द वेरिएबल स्कोप और लाइफ बाय यूजिंग द डिम, प्राइवेट एंड पब्लिक. यहाँ क्वेश्चन आया था, स्कोप या उसको लाइफ ऑफ ए वेरिएबल क्या होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप में अक्सर ये पूछा जाता है.
तो स्कोप और लाइफ ऑफ वेरिएबल्स हम उसकी चेंज करते हैं बाय यूजिंग द 3 डिफरेंट रिजर्व वर्ड्स. फर्स्ट इज कॉल्ड द डिम हेयर, सेकेंड इज द प्राइवेट, एंड थर्ड इज द पब्लिक. जब हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू देते हैं फिर उस वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेशंस या किसी और इस्तेमाल के लिए. सो पहला लेवल जो होती है, जब हम डिम से डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो वैल्यू फिर रिटर्न होता है उसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, वेरिएबल आर क्रिएटेड. इन तीनों तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको अभी इस प्रोग्राम में भी एक लाइन ऑफ कोड मैंने दिखाया, पब्लिक बनाया, प्राइवेट बनाया, तो डिम भी बनाया. डिम मीन्स लोकल, कि ये इस प्राइवेट और इस एंड तक इसकी लाइफ खाली इसके अंदर है. डिम से जो वेरिएबल हमने ए बी सी डिफाइन किया वो खाली इसकी लाइफ इसी प्रोसीजर में है. इसके बाहर अगर आपने कोई और प्रोसीजर बनाया, जैसे आप क्या करेंगे, आपने ये ले लिया और एक बटन और लगाओगे आप, तो आपने बटन 2 लगा दिया. ठीक है, तो बटन के अंदर जो ही हम डबल क्लिक करते हैं एक और प्रोसीजर आ गया यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और एक प्रोसीजर हमने बना दिया यहाँ पर. ठीक है, सो दिस इज वन प्रोसीजर, वन ब्लॉक ऑफ कोड, एंड अनदर इज द बटन के अंदर और एक प्रोसीजर आ गया. दिस इज कॉल्ड द अनदर प्रोसीजर. व्हाट? सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर लेवल. अगर आपने डिम को इस्तेमाल किया वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो उसका इस्तेमाल खाली आप इस ब्लॉक में कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप इस दूसरे ब्लॉक में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल मैं हर किसी प्रोसीजर में इस्तेमाल करूं, जैसे मैंने और एक बटन लाऊंगा, मैं बटन 3 आ गया, तो मैं चाहता हूं एक वेरिएबल का इस्तेमाल वैल्यू मैं इस बटन में भी करना चाहता हूं, इस बटन में भी करना चाहता हूं वही वैल्यू, और इस बटन में भी करना चाहता हूं. तो हर किसी प्रोसीजर में मैं उस वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाहता हूं, देन दैट्स कॉल्ड द प्राइवेट. अगर आपने प्राइवेट यहाँ पर इस्तेमाल किया तो आप हर किसी प्रोसीजर में उसको इस्तेमाल कर, जैसे हमारे पास तीसरा प्रोसीजर यहाँ पर है, आप वहाँ पर उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली पीवीटी वेरिएबल को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो और इस प्रोसीजर में भी इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूल लेवल. ठीक है, सो यू कैन यूज इन ए मॉड्यूल. अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया आप उसको पूरे मॉड्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इस फॉर्म में हमने फॉर्म 1 में, या इस तरह आप समझ सकते हो, प्राइवेट को अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर इस फॉर्म के अंदर जहाँ जहाँ पर भी उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. लेकिन अगर डिम से इस्तेमाल वेरिएबल बनाया तो वो खाली इस प्रोसीजर में इस्तेमाल होगा. अगर आपने इस यहाँ पर बनाया और एक डिम किया इस्तेमाल, डिम डी एज इंटीजर, तो खाली डिम का इस्तेमाल आप इस वाले प्रोसीजर में कर सकते हैं. लेकिन अगर प्राइवेट बना दिया तो आप किसी भी मॉड्यूल में किसी भी जगह इसको इस्तेमाल, किसी भी फॉर्म में, इस फॉर्म 1 में आप इसको किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, जैसे हमारे मीनूज में बहुत सारे कमांड्स है, ये कभी कभी आपको इन्हें ये याद रखना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास और एक लेवल है जिसमें हम जाते हैं पब्लिक, दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल में को हम किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अब हम जो प्राइवेट हम जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल वो मॉड्यूल में हम डिक्लेयर नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर हम कभी प्राइवेट ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं ना ही पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं. इस बटन के अंदर खाली हम डिम का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपको प्राइवेट का इस्तेमाल करना है, प्राइवेट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो आपको इन प्रोसीजरों के ऊपर आना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके बाद आप उसको प्राइवेट लिख सकते हो, प्राइवेट pvt एज इंटीजर. तो आप देखो ये कहाँ पर आ गया, मैं ऊपर कर्सर दे रहा हूँ यहाँ पर, अब ये आ गया फॉर्म 1 के जनरल डिक्लेरेशन में. तो ये इन प्रोसीजरों के बाहर आ गया, ये अलग प्रोसीजर है, ये अलग प्रोसीजर है. तो सब प्रोसीजरों के ऊपर आपको प्राइवेट को डिक्लेयर करना पड़ेगा.
या पब्लिक को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक पीबी एज स्ट्रिंग। तो हमने जो प्राइवेट या पब्लिक है वो हमेशा प्रोसीजरों के बाहर ऊपर टॉप ऑफ द लेवल को डिक्लेयर करना पड़ा। इसको हम बोले जनरल डिक्लेरेशन में करना पड़ेगा डिक्लेयर। तो उससे क्या होगा, अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया तो ये हर किसी प्रोसीजर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पब्लिक बनाया, पब्लिक का मतलब है अगर हमारे पास प्रोजेक्ट में ऐड फॉर्म और एक करूँगा, ठीक है, इसको विंडोज़ फॉर्म ऐड करूँगा, तो आप देखो यहाँ पर हमारा फॉर्म 2 आ गया। इसी तरह मैं और एक प्रोजेक्ट में जाके और एक फॉर्म को ऐड करता हूँ, तो हमारे फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। तो अगर आपने फॉर्म 1 का अगर आपने उसको पब्लिक बना दिया, जैसे इसके अंदर हम जाएंगे, बटन पर डबल क्लिक और करेंगे, अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया, इसका मतलब है पीबी वेरिएबल को हम किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल। यूजुअली यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम ऐसे रखते हैं कि वो हर जगह इस्तेमाल हो, उसको पब्लिक बना देते हैं, सो दैट कि दैट कैन बी यूजर और दैट कैन बी टाइप्ड बाय द यूज़र, या नॉट नेसेसरली उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्राइवेट पब्लिक को डिम के साथ हम वेरिएबलों को डिक्लेयर करते हैं। उससे क्या होता है, वेरिएबल की लाइफ या इस्तेमाल करने की ज़रूरत, उसका लिमिट इंक्रीज हो जाता है। तो पहला स्ट्रिक्ट लिमिट इज कॉल्ड डिम, डी आई एम डिम से, तो उसका मतलब है खाली ये इस प्रोसीजर में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल हो गया, ये हर जगह किसी भी प्रोसीजर में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आता है आउटसाइड द मॉड्यूल, देयर इज अ पब्लिक, इट कैन बी यूज इट इन एनीवेयर इन द सॉफ्टवेयर, इन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जितने भी फॉर्म्स हैं, एक बार हमने कोई पब्लिक बना दिया, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, जितने भी फॉर्म्स और जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास है, उनमें सब के सब जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल द लाइफ और स्कोप ऑफ द वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो डिम से जो होता है वो हम प्रोसीजर में डिक्लेयर करते हैं, उसकी लाइफ कहाँ तक एंड होती है, जहाँ तक एंड सब होता है, ठीक है। सो व्हेन द प्रोसीजर फिनिशेस एंड सब, द वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड एंड memory allocated to the variable is released, and variable is released, right। सो यहाँ पर जो अब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, आप देख सकते हो प्राइवेट में, प्राइवेट सब से तो लास्ट कहाँ पर एंड होती है, एंड सब। तो एंड सब तक ASV सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, उसकी इनकी मेमोरी वापस रिलीज होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द डिम एज ए प्रोसीजर लेवल। उसके बाद है मॉड्यूल लेवल। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड विद अ प्राइवेट स्टेटमेंट इन जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, आप देख सकते हो फिर से। जैसे हमने जाऊँगा प्राइवेट में, आप देख सकते हो यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाता है, डिक्लेरेशन इज कॉल्ड जनरल एरिया और जनरल डिक्लेरेशन। इसी तरह वहाँ पर प्राइवेट भी डाला जा सकता है, पब्लिक भी बनाया जाता है ऑफ द फॉर्म, एंड दैट्स कॉल्ड कोड मॉड्यूल। फॉर्म के ऊपर में डिक्लेयर किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूल वेरिएबल इज अवेलेबल टू एवरी प्रोसीजर, टू एवरी प्रोसीजर। प्लीज़ रिमेंबर, मैंने आपको सब के सब प्रोसीजर, जैसे हमारे पास 3 प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर कैसे बनाया जाए, जैसे प्राइवेट सब, सब इज कॉल्ड द प्रोसीजर एंड इट एंड्स हेयर, प्रोसीजर एंड्स हेयर। इसी तरह दूसरा प्रोसीजर हमने बनाया कमांड बटन 2 के लिए, वो एंड यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद प्राइवेट सब ये है और एंड यहाँ पर होता है। सो दीज आर ऑल द प्रोसीजर्स। और सो प्राइवेट हर किसी प्रोसीजर में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक भी ये जो है वो जनरल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे उसको हमने जनरली ऊपर डिक्लेयर कर दिया। सो यहाँ पर पब्लिक हमने बनाया। तो अब पब्लिक से क्या होगा, पब्लिक ऑफ ए फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी रिटर्न अवेलेबल टू एनी प्रोसीजर। जितने भी फॉर्म्स हैं, जितने भी प्रोसीजर है, जहाँ जहाँ पर भी है, अगर फॉर्म 1 के प्रोसीजर्स है,
अगर फॉर्म, ये तो फॉर्म 1 के प्रोसीजर्स है, उसमें प्राइवेट वेरिएबल किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ही आपने पब्लिक बना दिया, इसके बाद फॉर्म 2 के भी प्रोसीजर हो सकते हैं, फॉर्म 3 के भी प्रोसीजर हो सकते हैं, ये और ये हर जगह एक्सेस हो सकता है टू एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट, एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट। तो ये जो प्राइवेट होता है एनीवेयर इन द फॉर्म 1 ओनली, और अगर आपने और एक बनाया फॉर्म 2 में, तो फॉर्म 2 के उस हर प्रोसीजर में वो एक्सेस हो सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्कोप ऑफ वेरिएबल और लाइफ ऑफ वेरिएबल्स। तो 3 तरीके से वेरिएबल की ये लाइफ चेंज होती है। वन इज कॉल्ड द ग्लोबल, एंड देन इज द मॉड्यूल, एंड स्मॉलेस्ट लेवल इज कॉल्ड द प्रोसीजर लेवल। सो दिस व्हाट वी कॉल द होप आपको ये। अब ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो तब तक मेमोरी नहीं छोड़ता है, तब तक डिलीट नहीं होता है, जब तक आप प्रोग्राम पूरे सॉफ्टवेयर को शट डाउन नहीं करोगे या पूरे सिस्टम को शट डाउन नहीं करोगे, तब तक वो रिटेन होता है, इस्तेमाल होता रहता है। Note, it would certainly be easier to make variable global. We would not have to think twice about its availability at any given time, but sometimes every byte of memory counts. So do not give variables any more life than they actually require. क्योंकि जब आप वेरिएबल को ग्लोबल बनाओगे तो वो मेमोरी रिजर्व होती है, वो तब तक मेमोरी नहीं छोड़ता है, वो तब तक मेमोरी को रिलीज, तो उन्हीं मेमोरी को हमें ग्लोबल बनना चाहिए जिनकी ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आया था, हाउ व्हाट आर द नेमिंग रूल्स फॉर variables, what are the naming rules for the variables? So here is the answer, name must begin, so not being be, it is begin with a letter or alphabet. The name must consist of letters, digits, underscore character भी उसमें आता है। जब आप वेरिएबल का नाम लिखोगे उसका डिजिट में भी दे सकते हो, बट फर्स्ट लेटर शुड बी द इन लेटर, उसके बाद दे सकते हैं A1 2 3, कोई मसला नहीं है। तो स्पेस इज़ नॉट अलाउड, तो नो पंक्चुएशन जैसे कामा, सेमीकॉलन, डबल कोट्स हम वेरिएबल नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो नाम कितना बड़ा हो सकता है, 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, से आप ए 2 बार नहीं कर सकते इस्तेमाल, ठीक है। सो हमेशा यूनिक नेम्स फॉर वेरिएबल, दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में आया था। होप एक हमने आज बहुत अच्छा सा क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया। वेरिएबल, इट्स टाइप्स, इट इज़ डिक्लेरेशन टाइप्स, इसकी स्कोप मतलब लाइफ, इसमें हमने लिखा प्रोसीजर लेवल, देन मॉड्यूल लेवल, लास्ट में हमने ग्लोबल लेवल डिक्लेयर किया। तो उसके बाद हमने इसके साथ डिस्कस किया व्हाट आर द नेमिंग रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।